जय मिथिला दोस्तों। देखिए, आज हम जो बीएसटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो हम कवर कर देंगे इस वीडियो में। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का रिपीटेड जो कि 1 साल या 2 साल पे पूछता है या लगातार पूछते रहता है 2-3 साल में, वही हम लिए हैं। अब बहुत ही कम है, पूरे 5 चैप्टर में सिर्फ 30-35 होगा, बहुत कम लिए हुए हैं। इतना जो लिए हुए हैं वो इसको रट जाइए आप। हम जो रिपीटेड लिए, जिसको आप वीवीआई भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी आप बोल सकते हैं, समझे। लेकिन हम जो है ना रिपीटेड लिए। रिपीटेड मतलब क्या, जिसका चांस 99% रहता है, 99 से 100% चांस रहता है, उसी का लिए कम से कम 100-150 होगा क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ पॉसिबल 30-35 लिए। सोचिए, बहुत कम, उतना फिक्स रहता है क्वेश्चन, वही हम सिर्फ लिए हैं। तो ये आप जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये, अगर आप इतना देख लीजिए कितना आप बना सकते हैं। अगर आप अच्छा से बना लीजिएगा पूरा, तो आप समझ जाइएगा नहीं है मेरा तैयारी सही है, समझे। और जो है ये आपको पहला दिन है, और 3 दिन के अंदर पूरा बुक हम खत्म कर देंगे, 1 से 5 तक। उसका दूसरा दिन में, तीसरा दिन में पूरा बुक खत्म कर देंगे, समझे, ऑब्जेक्टिव का। तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, आपको जो हम दे रहे हैं जितना, उसको आप सिर्फ रख जाइए। ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर या आप जो आपके टीचर दिए उसको नहीं पढ़िए, उसको पढ़िए, लेकिन जितना हम दे रहे हैं, जितना रिपीटेड है, सिर्फ और सिर्फ हम वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसको तो आराम से एकदम पूरा रट जाइए, ताकि आपको सोचना नहीं पड़े 1 सेकंड के लिए भी कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा। अगर एग्जाम में आ जाएगा ये सर क्वेश्चन, तो हम चाहते सोचिए नहीं, आप सिर्फ आंसर दे दीजिए। पहला नंबर देखते हैं आपको क्या है। देखिए, फर्स्ट में क्या है आपको कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। इसमें से चारों में से क्या नहीं है, गौर करिएगा। नहीं है प्रबंधन का सिद्धांत, यूनिवर्सल भी है फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि उसमें चेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट है उसमें चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर भी है, व्यवहारिक भी है, लेकिन आपको एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी इसका, समझे। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हम चेंजेज कर सकते हैं। मैनेजर चाहे तो अपने अनुसार वो चेंज कर सकता है। फिर देखिए आपको मैनेजमेंट इसमें से क्या है। मैनेजमेंट इज एन क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है। बहुत ये पूछते ही रहते हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है यार, हर साल पूछ देते रहता है। फिर देखिए आपको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या, प्रबंधन का सार। इसका मतलब समझिए क्या होता है कि प्रबंधन का मेन आदमी नहीं समझते, जैसे आपका मेन आदमी होगा कोई ना कोई, मतलब जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसके बिना आपको बहुत जरूरत पड़ती रहता है, बिजनेस में होता है। तो मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा, मैनेजमेंट जो करता है उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसका, ऐसे समझिए, कोऑर्डिनेशन का, समन्वय। देखिए जो मैनेजर रहता है ना, वो चाहता है क्या, जो काम जो कर रहा है ना, आपको मान लीजिए पेन बना रहा है, उसके बीच में भी, और जो आपको एंट्री कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, उसके बीच में भी समन्वय रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, ताकि मेरा काम निकलते रहे। और दोनों के बीच में जो आपको गुस्सा रहेगा, तामस रहेगा, तो वो आपको बिजनेस ज़्यादा नहीं चल सकता है अच्छा से। और दोनों के बीच में आपको समन्वय रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, तालमेल बना रहेगा, तो बिजनेस अच्छे से चलता है, समझे। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी रहता है। फिर 4 नंबर में आइए क्या होता है। 4 नंबर देखिए आपको, 3-4 में हम आपको पहले से लगा दिए, उसके बाद 6 नंबर से नहीं लगाए हुए हैं। 4 नंबर देखिए आपको, कोऑर्डिनेशन क्या है इसमें से, नेसेसरी है, जरूरी है भाई। कोऑर्डिनेशन के बिना चल ही नहीं सके। मुकेश अंबानी के बिजनेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जियो की सिम में, वो अकेला सब कुछ कर लेगा। तालमेल है तब इतना बड़ा कंपनी मिल गया, बन गया। तो बहुत जरूरी रहता है, आवश्यक रहता है इसमें। उसका आंसर हो जाएगा आवश्यक। उसके बाद देखिए आपको, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य है, तो 4 याद कर लीजिए। फिर आपको देखिए 6 नंबर देखिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़िएगा ना, उसका लास्ट में क्या किया जाता है बताइए आपको। प्रबंधन का अंतिम कार्य क्या है, बताइए आप क्या है। प्रबंधन का अंतिम कार्य क्या हो जाएगा आपको, कंट्रोलिंग हो जाएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आपको होता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अंतिम होता है ना कंट्रोलिंग, भाई जरूर पढ़े होंगे आप। तो कंट्रोलिंग अंतिम होता है, तो वही पूछता है लास्ट में। पहले में क्या होता है, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। फिर देखिए आपको क्या है, मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, इसका मतलब समझिए मानसिक क्रांति का सार क्या है। देखिए एसेंस मतलब समझिए कि इंपॉर्टेंट, आप ऐसे समझ लीजिए सार क्या है इसका। मेंटल रिवोल्यूशन आखिर क्यों क्यों जरूरी है, ऐसे समझिए आप। इसका एसेंस क्या है, सार क्या है। 7 नंबर देख लीजिए आपको क्या हो जाएगा इसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट। मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब जिसको बोला जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन का, समझे। इसका आंसर हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर, देखिए आपको टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत किए जाने वाला प्रयोग कौन सा है। टेलर कौन कौन सा प्रयोग किया हुआ था, आप बताइए कौन कौन सा प्रयोग किया गया था टेलर के द्वारा। मोशन स्टडी भी दिया है, यही फैटिग्यू स्टडी भी, टाइम स्टडी भी, जिसको बोला था गति अध्ययन, थकन अध्ययन और समय अध्ययन, तीनों किसके द्वारा दिया गया था, टेलर। वाह, आपको तो आता ही है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, इसमें से प्रबंधन के सिद्धांत
कौन कौन है दिखाते हैं आपको, कौन कौन डायनेमिक है कि नहीं। हाँ, डायनेमिक भी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको फिर फ्लेक्सिबल भी है, अभी थोड़ा देर पहले पहले नंबर में पढ़े हैं। यूनिवर्सल भी है, मतलब क्या तीनों तीनों है, तो इसका मतलब आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गतिशील भी है, फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंज भी कर सकते हैं, और सबको पता भी है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। वेन साइंटिफिक मैनेजमेंट कब, वैज्ञानिक प्रबंधन कब पेश किया गया था, बताइए आपको। ये सब तो डेट याद करना पड़ेगा, इसमें तो समझाने वाली बात ही नहीं है कोई, समझे। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 1913 है। न्यू, इसमें भी याद ही करना पड़ेगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, कब हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, पता है आपको कब हुआ था? जुलाई 1991 में। 12 में देखिए आपको क्या है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही? भारत में उदारीकरण की नीति जो चली हुई थी वो कैसी रही, सफल रहा कि किस तरह का रहा, वो बताइए आपको किस तरह का रहा। 12 नंबर में सफल रहा, सही बात। लिबरलाइजेशन देखिए अभी क्या है, अभी भी सफल है। लिबरलाइजेशन करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ बिजनेस का, समझे। उदारीकरण करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ कि बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था वो सब हटा दिया गया। अभी भी नहीं देखते वहाँ पे, अभी कल सॉरी आपको बंगाल में, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी सॉरी प्रधानमंत्री का जो जन्मस्थल है, वहाँ पे क्या किया था, जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जो अभी है वो मुख्यमंत्री जब थे गुजरात के, तो वो बोले क्या कि जितना भी आप प्राइवेट सेक्टर का है वो हमारे यहाँ बिजनेस आप सेटअप करिए, और हम उससे आपसे 10 साल तक लोन नहीं लेंगे, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, आप आराम से बिजनेस करिए, जब फुल फल जाएगा आपका बिजनेस तब हमको टैक्स दीजिएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी काम है, तब ना कोई भी आके आपको क्या नाम है बिजनेस करेगा। बिहार में भी होना चाहिए, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा अभी सबका शॉर्टेज चल रहा है। देखिए 13 नंबर देखिए आप क्या, बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, व्यापार आर्थिक वातावरण से प्रभावित होता है, किससे? ये आपका आंसर दीजिए, किससे होता है आपको? इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, तीनों से। डी हो जाएगा आंसर। एक गुड प्लान इज, एक अच्छी योजना क्या होता है आपको? एक अच्छी योजना क्या होता है आपको, बताइए क्या होता है आपको अच्छी योजना? फ्लेक्सिबल होता है कि भाई देखो टाइम के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। एक ऐसा योजना बना लिए थे जो कि पता ही नहीं था कोरोना आएगा, उस पर कोरोना नहीं आया तो बिजनेस देखते ठप हो गया था बहुत का। लेकिन ऐसा प्लान रहना चाहिए कि अरे मान लीजिए कि कोरोना आ गया, किसी भी स्थिति में उसको फेस करने के लिए तैयार हो, ऐसा प्लान रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ताकि चेंज कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। चलिए 14 नंबर देखिए आपको, सॉरी 15 में, 15 में देखते हैं आपको। ऑफ ऑल मैनेजर एक्टिविटी प्लानिंग इज द, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। प्रबंधन क्रिया में प्लानिंग कब करते हैं हम? आपको शुरू में हम करते हैं, हमको तो लगता है शुरू में हम करते हैं। प्लानिंग तो हमेशा करते रहते हैं, इंड और क्या नाम है बिगिनिंग दोनों में। ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज द, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए वैसे आंसर देखिएगा तो इसका आंसर सी दिया हुआ है, जो कि सच भी है कि प्लानिंग हर एक जगह किया जाता है। लेकिन जब बात आएगा कि चारों पांचों में जब हम प्लानिंग करते हैं उसमें से प्लानिंग किस स्थान पे आता है, तो उसका आंसर होगा बिगिनिंग, फर्स्ट पे। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सी लिख दीजिएगा, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सी आ जाएगा, लिख दीजिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें आया था इस टाइप का, तो प्लानिंग पहले होता है, समझे। 16 में आते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी के अनुसार द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्लानिंग के कितने भाग ये है आपको, कितने कार्य है? 4। प्लानिंग किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म? नियोजन है लघु अवधि, दीर्घ अवधि, मध्य अवधि या पूरे? सबके लिए प्लानिंग हमेशा के लिए होता है भाई। 17 नंबर तक हो गया। 18 नंबर पे आते हैं आप। 18 में देखिए आप क्या, प्लानिंग इज फॉर, नियोजन होता है किसके लिए? प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट, किसके लिए होता है? हमको तो लगता है कि बताइए कौन सा होगा? प्लानिंग किसके लिए होता है? भविष्य काल के लिए। वाह, मतलब याद किए हैं मैं आप लोग। प्लानिंग जो है ना भाई भविष्य के लिए क्या जाता है। प्लानिंग कभी आप देखे हैं कि पीछे के लिए करते हैं? होगा ही, पॉसिबल ही नहीं है। फ्यूचर के बारे में नहीं करेंगे भाई। 19 में देखिए आपको क्या है, 19 में देख लीजिए आपको, डेलीगेशन कैन बी डन बाय, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। इसका तो आंसर 19 का ए हो जाएगा, ये तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक यहाँ पे समझने वाली बात है कि भरारपण किया जाता है जब बिजनेस बड़ा होता है ना भाई, तो एक आदमी संभाल नहीं सकता है उसको। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मुकेश अंबानी भी जानते हैं, तीनों आदमी जानते हैं, चौथा कोई नहीं जानता है। तो डेलीगेशन कैन बी डन बाय, जब भी बिजनेस आपका बड़ा होगा ना तो आपको ना अपने से
पूरा काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ काम बांटना पड़ेगा भाई, आपको टीम बनाना पड़ेगा। उसी को तो बोला जाता है अथॉरिटी देना, अधिकार देना, अपना अधिकार दूसरे को देना। तो जब डेलीगेशन हो जाएगी, जब बिजनेस बड़ा हो जाते रहता है तो हम अथॉरिटी दे देते रहते हैं आपको, समझे। चलिए आपको इससे भी अच्छा और हम समझाएंगे, थोड़ा और आगे आइएगा तब। 20 में देखते हैं, इन अ लार्ज साइज एंटरप्राइज डेलीगेशन। देखिए जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, बड़े आकार वाले उपक्रम में डेलीगेशन जो होता है, जिसको बोलते हैं भरारपण, वो जो है भाई उसको करना ना भाई, आपको नेसेसरी नहीं बोल सकते, आप उसको कंपलसरी बोलिए कि 100% चाहिए हमको, कि बड़ा बिजनेस मुकेश अंबानी अकेले नहीं चला सकता है, गारंटी देते हैं हम। उसको टीम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है भाई, 100%। वो अकेले नहीं चला सकता है, कंपलसरी है, कंपलसरी है, समझिए बात, अनिवार्य है। नेसेसरी और वॉलंटरी सब नहीं है, तभी बड़ा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है भाई। छोटा पे है तो अभी कर सकते। 21 में देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, 21 नंबर का आंसर बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिसर। सही बात है, सबऑर्डिनेट 21 का ना, 21 का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ का या अधिकारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या बोथ ए एंड बी। ऑफिसर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है मतलब जवाबदेही, जो जिसको सॉरी जवाबदेही नहीं, उत्तरदायित्व ऑफिसर का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं उत्तरदायित्व, वो किसका होता है, ऑफिसर का, अधिकारी का होता है। 22 में देखिए आपको अथॉरिटी कैन बी, जिसको बोलते हैं अधिकार, डेलीगेटेड ऑफ, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, किसमें, रूटीन वर्क, ऑर्डिनरी वर्क, सीक्रेट वर्क, इजी वर्क, किसमें नहीं किया जा सकता, बताइए आपको किसमें नहीं किया जाता है, इसमें सीक्रेट वर्क में आपको नहीं दे सकते। सही बात है भाई। 23 में देखिए आपको क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिक मतलब क्या, अपने आप स्वतः, किसमें, इसको हम समझाएंगे पूरा बढ़िया से। इनफॉर्मल में देखिए आपको क्या है, इनफॉर्मल और आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई। देखिए स्कूल का प्रिंसिपल जो होता है, अगर मान लीजिए हमको किसी चीज़ का शिकायत है या कुछ भी, या मान लीजिए जियो सिम पे हमको केस करना है, या जियो का नेटवर्क सब नहीं आ रहा है, हम डायरेक्ट जो मुकेश अंबानी से नहीं बात कर सकते हैं। उससे बात करने के लिए हमको 2-3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो वो किस टाइप का बिजनेस हो गया, फॉर्मल। अब वही जो होता है, आप मान लीजिए कि हम क्रिकेट का टीम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, 10 आदमी मिलकर बोलेंगे चलो खेलने के लिए, तो क्रिकेट का टीम में एक संगठन बन गया। इसमें से सब मिल के एक आदमी को आपको इसको बना देंगे, क्या बोलते हैं, कैप्टन बना देंगे उसमें से एक को। तो सब मिल के बना रहे हैं, 10 आदमी मिल के, उससे मिल के सबके सहमति से बनता है, उसको बोला जाता है आपको इनफॉर्मल, समझे। ये 10 आदमी बैठ के बोले कि चलो खेल के आते हैं, तो वो हो गया इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप से, सबके मर्जी से होगा। एगो बोलेगा तो नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे भाई, सब बोलेगा तभी खेल सकते हैं, तो नहीं तो नहीं। तो ये हो गया इनफॉर्मल, अंतर समझे। तो अपने आप कब हो जाते रहता है, इनफॉर्मल में ना। 23 का देख लीजिए आपको, 24 का देखिए आप। फिर डिसिप्लिन किस में आता है, एकदम अभी हम समझाएं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी से कोई मतलब नहीं भाई। हम बोलेगा हमको बैटिंग नहीं करने देगा तो हम चले ही जाएंगे, होते रहता है भाई। तो 24 का डी हो जाएगा। तो उस टाइप का होता है कि बैटिंग नहीं करने देते रहता है, चले जाते रहता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, 10 आदमी मिल के। अब वही 9 आदमी बोलेगा क्या हो गया, बैटिंग नहीं किया, खेलो नहीं यार, अभी पैसा से मतलब है, जीतने से मतलब है ना, तो करेगा सबके सहमति से, समझे। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब वहीं जो फॉर्मल रहता है तो एकदम जो अधिकारी दे दिया, अधिकारी बोल दिया कैप्टन, वो होता तो होता, उस टाइप का होता है। 25 में देखिए आपको, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के पक्षपात नहीं होता। किस में पक्षपात नहीं होता, बताइए किस में नहीं होता है, बताइए किस में नहीं होते रहता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कोई पक्षपात नहीं। आपको एक सीरीज के द्वारा गुजरना ही पड़ेगा, मुकेश अंबानी से बात करने के लिए आपको 2-3 स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा, तब बात हो सकता है। तो हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कोई पक्षपात नहीं उसमें होता। 26 नंबर में देखिए आपको क्या, डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। किस पे, इसमें से कौन सा है, जो कर्मचारी की स्वेच्छा, कर्मचारी का मन हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भाई, कर्मचारी का मन हुआ तो मीटिंग की है, नहीं तो नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा।